नमस्कार। पत्रिका टीवी के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं प्रवीण नाटा और हमारे बीच आज है एक खास मेहमान जो देश के हास्य कवि सम्मेलनों में हास्य कवियों के हास्य सम्राट सुरेंद्र शर्मा के नाम से जाने जाते हैं। आज हम उनसे बातें करेंगे जीवन के विभिन्न पक्षों को लेकर कि हास्य की जीवन में क्या उपयोगिता है और किस तरह से हास्य हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए बातचीत करते हैं सुरेंद्र शर्मा जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है सुरेंद्र शर्मा जी हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। और बात तो आपके चेहरे से गंभीर शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन चूंकि आप हास्य जगत के हैं इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि जीवन के अंदर जब आज आदमी मशीन बनता जा रहा है इस आपाधापी दौड़ भाग की ज़िंदगी में, उस समय एक ज़रूरत महसूस होती है कि आदमी हंसे कब और कैसे हंसे। तो जीवन में ऐसे क्या पक्ष हैं और क्या कारण है जब आदमी खुलकर उन्मुक्त हंसी में अपने जीवन के सुख को दूसरों के साथ शेयर कर सकता है? ये सवाल आप मुझसे तब करते जब मैं कुंवारा था। तो अब शादी के 40 साल होने के बाद अब हास्य का महत्व पूछ रहे हो आप। तो जिस चीज को मैं भूल चुका हूँ जिंदगी में, उसको जख्मों को काहे को कुरेद रहे हैं आप लोग। हास्य का जख्मों से सीधा सीधा संबंध है। जैसे कहते भी हैं कि जख्म को आप जितना कुरेदते हैं उतना और हरा होता है। तो इसलिए पुरानी यादें जो है जितनी याद करते जाएंगे उतना जीवन में हास्य का महत्व भी बढ़ता ही जाएगा। हास्य का महत्व इसलिए बढ़ रहा है कि पहले हमारा सुख, पड़ोसी का सुख हमारा सुख होता था, अब पड़ोसी का दुख हमारा दुख हो गया। मुझे मेरी 2 गाड़ियां सुख नहीं देती, मुझे अपने सगे भाई की 3 गाड़ियां दुख देती हैं। इसलिए ज़िंदगी में हास्य की ज़रूरत पड़ी। पहले मैं अपने जो पास था उससे संतुष्ट रहता था, अब मैं दूसरे के पास ज़्यादा है उसे देख करके असंतुष्ट रहता हूँ। वरना आज से 25 साल पहले ना मेरे पास गाड़ी थी, ना मेरे पास मकान था। आज मेरे पास एयर कंडीशन गाड़ी है, मकान में एयर कंडीशन लगा हुआ, ऑफिस में एयर कंडीशन है। दुख किस बात का है कि मुझे औरों का सुख बर्दाश्त नहीं है। कुल मिला के बात ये हुई कि जीवन में बढ़ती हुई ईर्ष्या और लोगों की जो तरक्की है उससे आम आदमी स्वाभाविक रूप से स्वयं को कमज़ोर महसूस करता है और तुलनात्मक रूप से वो जो जलन है वो जलन आदमी को बहुत दुख देने लग गई। पर जलन से भी तो आपने तो हास्य पैदा ही किया है। लोगों को इतनी जलन क्यों होती है? जलन इसलिए ही होती है ना कि हम, ये लगता है जैसे दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखाई देता है। मेरी लालसाएं बढ़ गई। मेरी लालसा ये कि मेरे पास 100 करोड़ हों। 100 करोड़ आते ही वो 1000 करोड़ में सुख तब्दील हो जाता है। मेरे एक 200 गज का फ्लैट हो मेरे पास, वो मेरा सुख है। पर वो मिलते ही मुझे मेरी सुख जो है कोई कोठी में परिवर्तित हो जाता है। एक अच्छा शेर है कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। बहुत खूब कहा आपने। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। आपने हास्य कविताओं का जो सृजन है वो अपनी किस उम्र से शुरू किया? मैंने तो हंसाने का काम, मैं उदास होकर के, गंभीर होकर, ये हंसाने का काम मैंने जब मैं पैदा हुआ था उसी दिन कर लिया था। तब भी मैं रो रहा था और बाकी लोग हंस रहे थे। तो मैं तो उसी दिन से इस बात की शुरुआत कर दी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे आपका रुझान जो है फिर वो पत्नी केंद्रित ज़्यादा हो गया, जैसा कि लोग भी जानते हैं और आपकी कविताओं में मुखरित भी हुई है। आपने हमेशा वो ए जी करके और पत्नी जी करके अपनी कविताओं का बहुत जिक्र किया है। तो आपने ये पक्ष कविताओं का आधार क्यों बनाया? मुझे आप एक बात बताइए, जिस पत्नी में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें आप क्यों इंटरेस्ट लेना चाहते? वही जलन का कारण है। आपने कहा कि जलन होती है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। और अपनी पत्नी का तो ध्यान नहीं रख रहे, मेरी पत्नी के भी उसके। और वो इसीलिए कुछ भी कहूँ चाहे इससे क्या मतलब आपको। यही तो है कि जब बाहरी ताकतें घर में हस्तक्षेप करती है तो घर बिगड़ते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई हंसना एक चुनौती है और बड़ा सहज नहीं होता हंसना। आपको अपने जीवन में ऐसे कौन से मुद्दे और ऐसी कौन सी घटनाएं आई जब आपको खुद को बहुत हंसी आई हो? जब भारत का यान मंगल पर पहुंचा तो उस दिन हंसी आई। उसमें जब कोई साक्षी मलिक इस देश में पदक लेकर आती है तब हंसी आती है। बहुत खूब। जब कोई मुल्क किसी मुद्दे पर तरक्की करता है तब हंसी आती है।
मुल्क जब हंसने लग जाए किसी बात के ऊपर, गौरवान्वित अनुभव करे, तब अंदर से जो हंसी निकलती उस हंसी का कोई जवाब नहीं होता। ये इसी को कहते हैं हास्य में से किस तरह से व्यंग पैदा होता है। एक बहुत साधारण सी टिप्पणी से आपने पूरे देश का ध्यान जो है उन बातों की ओर खींच लिया जो कि बहुत ही आज के ज़माने में महत्वपूर्ण भी है और देश को आगे बढ़ाने में जिनका होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात अपन वहीं पत्नी की बात कर रहे थे। अक्सर ये आपकी कविताओं को सुनने वालों के दिमाग में ख्याल रहता है कि आपकी पत्नी जो है उसको लोगों ने कभी देखा नहीं, और क्या कभी ऐसा मौका आया कि आपकी कविताओं पर आपकी पत्नी का इंटरव्यू कभी हुआ हो? ऐसा कोई जिक्र आपको ध्यान हो? 40-42 साल की शादी में मैं ही उसे ढंग से नहीं देख पाया तो दूसरे क्या देख। तो इतना क्या जटिल है स्त्री को समझना? स्त्री को समझना जटिल नहीं, नामुमकिन है। जटिल तो होता है किसी तरह घूम घुरा करके कर लो। अभी जैसे नोटबंदी हुई तो 8 नवंबर को नोटबंदी हुई। 7 नवंबर को मैंने अपनी लुगाई से पूछा, मैंने घर में कुछ रुपए पड़े हैं क्या, ज़रूरत है, 1 हफ्ते के लिए दे दियो। उसने कहा आपकी कसम घर में जहर खाने को भी पैसे नहीं है। कसम भी मेरी खाई तो मुझे विश्वास करना ही था। और आप ये बताओ, फिर मैंने कहा देख किसी कोने में पड़े होंगे, निकल जाएंगे कुछ। बोले आपकी माँ की कसम घर में जहर खाने को पैसे नहीं। कसम मेरी खाई, मेरी माँ की खाई, ना अपने बच्चों की खाई, ना खुद की खाई, ना उसकी माँ की खाई। 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी और 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले हैं कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता था उससे। बहुत सही बात। तब पता लगा कि इसको समझना जिंदगी भर नामुमकिन है। ये तो तकरीबन सभी के साथ हुआ है कि सबके घरों में जो है वो छुपे हुए खजाने बाहर आ गए और नोटबंदी के चक्कर में। पर ये ना कहने की हिम्मत मैंने रखी, आपने तो नहीं रखी ना। मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं रहते कि मैं उसको दे भी दूं। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे जब होंगे तभी पत्नी उनको छुपा सकती है और बचा सकती है आपसे। तो फिर ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं आपके ऊपर? इसका मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप पैसा खर्च कर। पहले के ज़माने में जिस तरह से दीर्घ वैवाहिक संबंध रहते थे और आज ये ज़्यादा हो नहीं पाते, छोटे कम समय में ही जो है संबंध टूट जाते हैं, इनका क्या बड़ा कारण? एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले बाप बेटी को विदा करते हुए कहता था कि बेटी उस घर से तेरी अर्थी निकलेगी। अब ये कहता तू परवाह मत करियो, मैं खड़ा हूं ना तेरे पीछे। रोजमर्रा का जिंदगी में इंटरफियरेंस इन-लॉज का, उसका तलाक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है ये। दिन में 10 फोन हो जाएंगे, मोबाइल हो गए तो और भी ज़्यादा हो सकते। तैने क्या खाया, नहीं खाया, किसी ने पूछा कि नहीं पूछा। जिस दिन ससुर दखल देने लग जाए आपके घर में तो समझ लेना घर टूटेगा, क्योंकि बाप तो पाठ पढ़ाता है और ससुर पट्टी पढ़ाता है। वो ये विश्वास दिला देता है दामाद को कि तेरे भरोसे पूरा खानदान चल रहा है, और वो अलग होने की वजह होती है। दूसरे हम में टॉलरेंस नहीं रही। बात करते हैं टॉलरेंस की और थोड़ी देर में फिर लौटेंगे और फिर बात करेंगे वैवाहिक जीवन में दीर्घता के लिए टॉलरेंस का होना कितना ज़रूरी है, सुरेंद्र शर्मा जी की नज़र से।